नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। जैसे ही राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी घमासान शुरू हो चुका है। आज हमारे साथ खींवसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। नारायण जी, सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसे कि सियासी घमासान की मैंने बात की, तो सियासी घमासान रालोपा में अभी सबसे ज़्यादा आया हुआ है। आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, आप लगा रहे हैं कि हमारे प्रत्याशियों का नामांकन खारिज कर दिया। क्या पूरा मामला था वो थोड़ा? देखिए, पिपाड़ सिटी जो सीएम साहब का गृह जिला भी है, वहाँ 20 पंचायत समिति के जो वार्ड हैं, उसके अंदर 2 व्यक्तियों ने हमारे सिंबल फॉर्म के साथ जमा करा दिए थे। और 18 सिंबल जब हमारे प्रभारी जो थे वहाँ थे, वो 2:30 बजे लेके और उपखंड अधिकारी के पास गए, तो उन्होंने ये कहते हुए उनको रुकने का बोला कि अभी थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा है और आप थोड़ी देर वेट कीजिए और मैं ले लूँगा। और कल 11 बजे जब तक इसकी समीक्षा जब फार्म की शुरू होगी तब तक आप दे सकते हो। उन्होंने गुमराह किया। और उसके बाद जब 3 बजे वापस वो हमारे प्रभारी उनको सिंबल देने के लिए गए तो कहा आप लेट हो गए। फिर ये बात हमारे माननीय सुप्रीमो हनुमान जी को भी पता लगी। उन्होंने उस तत्कालीन कलेक्टर जो हैं उनसे भी बात की और भी जहाँ सक्षम स्तर पे इन्होंने बात की, वहाँ से भी यही मैसेज हुआ कि आपके वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग या उन लोगों की वहाँ की उपस्थिति को पता करके और सही काम किया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन 18 के 18 नामांकन जो है वो खारिज कर दिए गए। मैं तो कह रहा हूँ लोकतंत्र के लिए ये बड़ा ये अभिशाप की बात यही है कि लोकतंत्र में जब प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो सत्ता के इशारे पे किसी अधिकारी द्वारा इस तरह योग्य उम्मीदवारों को बाहर करना, ये कहीं ना कहीं पंचायती राज की जो मूल जो अवधारणा थी या पंचायती राज जो लोग लेके आए उनके जो मकसद थे, जो मंसूबे थे, उन पे कहीं ना कहीं पानी फिर रहा है। स्वच्छ और स्वतंत्र जो चुनावों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है चुनाव राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जैसे कि रालोपा जब से पार्टी के रूप में आई है, उससे पहले हुकारें हुई हैं, 4-5 हुकार हुई हैं। जयपुर राजधानी में सबसे बड़ी हुकार हुई है, और वही हुकार जोधपुर में आपके नेतृत्व में देखने को मिली। कैसा जनता का भरपूर आपको साथ सहयोग मिल रहा था? आप बता रहे हैं कि सत्ता के इशारे पे ये सब कुछ हुआ है, तो क्या रालोपा तीसरी ताकत के रूप में उभर रही है? इसलिए सत्ता को डर है कि कहीं ना कहीं पंचायती राज में रालोपा अपनी पैठ न बना पाए। देखिए अजय जी, ये मैं अपने मुंह से कहूँ ये भी ठीक नहीं। आप पूरा जो आज राष्ट्रीय परिदृश्य जो है, जो नेशनल सिनेरियो जो है पॉलिटिक्स का, उस पर यदि हम नज़र डालेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो हाशिए पे धकेली जा रही है। आज यदि मोदी जी के नेतृत्व में हम यदि मान भी लें कि एक राष्ट्रवाद, धारा 370 और ऐसे कई मुद्दे ऐसे थे, राम मंदिर निर्माण वगैरह, जिनको लेके पूरे देश ने मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम राज्य वाइज यदि इसकी हम विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं रसातल में जा रही है। हर राज्य के अंदर स्थानीय पार्टियां हावी होती जा रही, थर्ड फ्रंट जिनका हम नाम दे रहे हैं। क्योंकि राम मंदिर जैसे मुद्दे हो गए, जो जो राष्ट्रीय पार्टियों के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि खाली बातों से अब व्यक्ति का पेट नहीं भरता। अब आप भाषण भी दो, नैतिकता की बात भी सिखाओ, लेकिन व्यक्ति का जब पेट जब तक खाली है तब उसके अच्छे विचार आप कैसे लाओगे उसके अंदर? इसलिए उसका पेट आपको कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा। देश के अंदर जो हालात हो रहे हैं आप देख रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि एक ज़माना था जब 2-4 रुपये किलो जब दाल महंगी हो जाती थी, तब आप किचन तक जाके गृहिणियों की इंटरव्यू लेते थे और उससे सरकारें गिर गई। अब पेट्रोल डीजल कहाँ चले गए, गैस के दाम कहाँ चले गए, और देश के अंदर जो महंगाई है उस वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी रसातल की ओर धकेलेगी। और देखिए, शासन में जो लोग बैठे हैं, हम किसी की व्यक्तिगत हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन शासन पे जो जिनका जो आज हुकूमत कर रहे हैं उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आरोप प्रत्यारोप से बचे और जनता की गाड़ी कमाई जो खर्च हो रही है पेट्रोल और डीजल के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं जनता को राहत मिले। आपने कोरोना के नाम पे पूरे देश के अंदर लूट मचाई, ये जग जाहिर है कि हम 2 पैसे की वैक्सीन लगाकर थैंक यू मोदी जी के इतने बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए, इतने ऐड के ऊपर खर्चा किया। इधर राजस्थान में आप देखें तो गहलोत के इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। कहीं ना कहीं उन लोगों को ज़रूरत थी कोई और सहायता करनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र के अंदर चूँकि चुनाव और लास्ट में व्यक्ति जब सत्ता प्राप्ति की भूख जो है
वो कहीं ना कहीं मिटाने के लिए लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। आज सरकार को ये करना चाहिए था कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती कि वो टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करता। आज आप देखोगे शैक्षणिक संस्थाएं बंद पड़ी है सिर्फ इसलिए कि आप समय पर टीका उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो। आप सिर्फ ये धन्यवाद लेना चाहते हो कि 600 रुपये का टीका जो है वो सरकार मुफ्त में देगी आपको, लेकिन इस दरमियान जो टीके की कमी के कारण जो कोरोना पॉजिटिव हुए उस परिवारों को कईयों को 20-20, 30-30 लाख रुपए भी हॉस्पिटलों को भुगतान करना पड़ा, वो सिर्फ इसलिए कि आपका वोट पक्का हो उस 600 के चक्कर में। कई उन लोगों ने जान भी गंवा दी। सरकार का ये दायित्व था इस बार, क्योंकि बहुत बढ़िया, ये सही बात है कि ये आपदा बहुत बड़ी थी। ये एक भारत और राजस्थान के परिदृश्य में नहीं देख के अपन यदि वर्ल्ड वाइड इसको जो सिनेरियो बना, इसमें कहीं ना कहीं सरकारों की बहुत बड़ी चूक भी रही। लोगों को प्राणवायु के बिना अपने जीवन से हाथ धोने पड़े। तो कहीं ना कहीं ये इन सब लोग जो हैं सत्ता के अंदर जो बैठे हैं, देखिए अच्छा ही जो है अच्छा काम करोगे तो उसका धन्यवाद भी जो शासन करे उन लोगों को मिलेगा। तो जो बुरा काम है उसकी जिम्मेदारी भी उनको नैतिक रूप से लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कमी रही है, उसका विश्लेषण भी इन जो सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो आरोप प्रत्यारोप किसी भी करें, लेकिन कुल मिला के जो केंद्र सरकार की जो नीतियाँ कोरोना को लेकर रही है, तो समय पे सरकारों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पाई, उसके बाद रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन, और उसके बाद ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन आए उसके अंदर आपको बताऊंगा 500 की चीज़ लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये तक बेची। अब आप एक गरीब की दुकान पे यदि MRP से 5 रुपये ज़्यादा ले लेता है, तब आप उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हो। तो जीवन रक्षक दवाइयों में भी ऐसी मुनाफाखोरी करने वाले भी एक व्यक्ति के खिलाफ भी आप ढंग की कार्रवाई नहीं कर पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं शासन में बैठे लोगों के की कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगता है। आज़ादी के बाद देखें तो सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन, लगभग 9-10 महीने हो गए हैं इस आंदोलन को। उसमें रालोपा ने एक बड़ा फैसला लिया था। राज्य केंद्र में जो उनका गठबंधन था उस गठबंधन को तोड़ा, कमेटियों से इस्तीफा दिया और फिर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जाके आपने प्रदर्शन किया। और गांव, गरीब और किसान के नाम पर जो RLP पार्टी बनी थी, आज इन चुनावों में किसान का मुद्दा कितना महत्व रखता है और ये आम जो मुद्दे होते हैं वो कितना महत्व रख कर पंचायती राज की चुनाव लड़ रही है? देखिए, देश की आज़ादी के बाद किसान को सिर्फ एक वोट बैंक ही सब पार्टियों ने समझा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मैनिफेस्टो बन के आता है तो कृषक कल्याण सबसे बड़ी बात बहुत बड़े बड़े अक्षरों में हम अंदर हम पढ़ते हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। और उसके बाद अन्नदाता किसान को बड़ी बड़ी उपमाएं देने का काम सरकारों ने किया, लेकिन धरातल पे यदि ईमानदारी से उन कई हुई बातों को 20% भी अमल में लाते तो आज किसान की हालात नहीं होती। तो कहीं ना कहीं किसानों को सिर्फ एक वोट बैंक लोगों ने समझा कि जब चुनाव नज़दीक आए तब इनको बरगला दो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी किसी नाम पे। आज जैसे तीनों जो कृषि कानून जो लेके आए हैं, इन बिलों की बजाय आज जो आप देखिए संसाधन जो है वो देश में कम पड़ते जा रहे हैं। आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून सबसे पहले लाना चाहिए था। मोदी जी को यदि वास्तव में इस राष्ट्र को समृद्ध करना है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, और आपके चैनल के माध्यम से जो श्रोता जुड़े हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा ऐसी बातों का विश्लेषण करके, और आम व्यक्ति जो है, क्योंकि देखिए देश की दशा और दिशा जो लिटरेचर है वही तय करेगा। साहित्य जो है वो क्या हम पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, हमारे सराउंडिंग जो सिनेरियो है वही कहीं ना कहीं आदमी का व्यक्तित्व भी उससे बनता है और उसकी भावना भी उसी से जागरूक होती है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा होना चाहिए था इन चुनावों के बाद कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बहुत प्रभावी तरीके से लागू होता। आज से यदि 10-20 साल यदि हमने ऐसे गुजार दिए तो उसके बाद क्या हालत होंगे, ये कल्पना से भी आ रहा है। अभी मेरा सवाल था कि RLP जो पंचायती राज की चुनाव लड़ रही है अभी फिलहाल चुनावी मैदान में है, जयपुर में आपको शायद जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है, हाल ही में आप जोधपुर जाके आए हैं, वहाँ जनता के बीच इन दोनों पार्टियों के खिलाफ में आप वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातें जनता तक पहुँचा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं पंचायती राज की चुनाव में? देखिए, पंचायती राज जो है, जिन लोगों ने पंचायती राज के सपने जो देखे, उन लोगों का मुख्य उद्देश्य एक था कि योजना चाहे केंद्र सरकार की हो, योजना चाहे राज्य सरकार की हो, समाज के अंतिम छोर पे बैठे गरीब व्यक्ति को एक पंचायती राज की संस्थाएं जो, चाहे वो सरपंच हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद है, उनके माध्यम से ही जो अधिकतम लोगों को आप लाभान्वित कर सकते हो। तो सबसे बड़ी जो जड़ जो है लोकतंत्र की, जो यदि मजबूत जड़ की हम बात करें तो वो पंचायती राज है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि आज नागौर जिला जिसने पंचायती राज की स्थापना में अपना पूरा योगदान दिया और वहीं से इसकी शुरुआत हो गई,
लेकिन ये बड़े खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री जी ने 4 बार वहाँ विजिट भी किया, प्रधानमंत्री जी मोदी जी का हेलीकॉप्टर भी वहीं उतरा, लेकिन आज तक उस पंचायती राज का एक संग्रहालय बनाने के लिए वहाँ के नेताओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि पंचायती राज की तरफ सरकार ध्यान नहीं देना चाहती। सरकार ये चाहती है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, वो यदि जागरूक हो गया और उनको इनके कार्य क्रियाकलापों का यदि पता चल गया तो फिर हमारी खैर नहीं है। इसलिए ये लोग उन लोगों को जगाना नहीं चाहते। हम यही मुद्दे हैं, किसान कल्याण के जो मुद्दे हैं, तीनों कृषि कानून है, और जो महंगाई जो है चरम पे आज, और बेरोजगारी सबसे बड़ा, क्योंकि जवान और किसान, हमारे सुप्रीमो हनुमान जी हमेशा एक बात की चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो मुख्य ताकत है वो जवान और किसान है। तो जवानों के अंदर आप देखिए रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा। ये समझिए कि अभी जिस तरह कैंसर को यदि पहली स्टेज पे यदि आप रोक देते हो तो जानलेवा नहीं होता, अब ये कोरोना काल जो है और इसके बाद जब वापस पूरा सिस्टम खुलेगा पहले की तरह, तब आप देखना सड़कों पे बहुत बड़ा अराजकता का माहौल होगा, क्योंकि लोग भूख मर रहे हैं। अभी भी कोरोना ने बहुत से घरों को बेघर कर दिया है। लोग दवाई के लिए परेशान हुए हैं, ऑक्सीजन के लिए परेशान हुए हैं। जो मैनेजमेंट जो सरकार को करना चाहिए था वो इस महामारी सबका रोजगार छीन लिया ना। सरकार ये प्रयास करे, देखिए आज मैं मीडिया के बंधुओं से भी ये निवेदन भी करूंगा आपके माध्यम से कि जहाँ जहाँ थर्ड फ्रंट बने हैं उन लोगों को ये, उस पार्टियों को ये पता है, लोकल पार्टियों को, कि यहाँ का मुख्य जो है मुद्दा क्या है, लोगों की समस्या क्या है। अब आप किसी को शुगर है, उसको आप ज़बरदस्ती चीनी खिला रहे हो तो वो वैसे मर जाएगा। एक कोई भूख से तड़प रहा है और उसको आप ज़बरदस्ती शरबत ही पिलाओगे तो वो भी मर जाएगा। डायग्नोसिस जो है, जिस जिस तरह रोग का डायग्नोसिस है एक अच्छा डॉक्टर करता है, वैसे ही जो लोकल पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे जो हैं उनके ऊपर वो पूरा गौर भी करती है, उसका विश्लेषण भी करती है, और राष्ट्रीय पार्टियों के सामने उनका नज़रों में ये जो लोकल मुद्दे हैं वो गौण है। और लोग ये चाहते हैं कि कैसे ही करके हमारा जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उनके ऊपर अमल में सरकार लाए और क्षेत्रीय लोगों का विकास हो। आज आप देखो रोजगार के अवसरों की यदि हम बात करें तो आज जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा जो एक हब जिसको हम कहेंगे वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका असली जो फ़ायदा है वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को मान लो, या बाहर से जिन लोगों का शोषण किया जा रहा है, जैसे बिहार के, मध्य प्रदेश के और बंगाल के जो जो श्रमिक है जिनको आप कुछ नहीं दे रहे हो, उन लोगों से आप काम करा रहे हो। इसका मतलब स्थानीय रोजगार का जो मुद्दा है वो मुद्दा प्रमुखता से आने वाले दिनों के अंदर उठेगा। और हमारे सुप्रीमो हमेशा ये मांग भी करता है कि स्थानीय रोजगार, स्थानीय लोगों को रोजगार, जो भी कंपनी या कोई फैक्ट्री लगाए या उत्पादन का अपना कोई व्यवसाय या चालू करे, उसके अंदर कम से कम 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी कोरोना के अंदर हुआ क्या कि जो एक दूसरे का जो मूवमेंट जो था वो सरकारों ने बंद कर दिया, और उसका ये परिणाम निकला कि लाखों करोड़ों लोग जो है उन्होंने इसका दंश झेला, और लोगों ने हजार हजार किलोमीटर पैदल चल के और अपने अपने जो मातृभूमि है वहाँ आए। अब विडम्बना इस बात की है कि राजस्थान का व्यक्ति 10,000 की नौकरी करने के लिए बंगाल जाता है, और वही उसी काम को करने के लिए बंगाल का आदमी 10,000 के लिए यहाँ आता है। इसका मतलब सरकारों के पास कोई नीति नहीं है, और ये स्पष्ट नीति बननी चाहिए कि स्थानीय लोगों को वहीं रोजगार मिले, ताकि ये जो मूवमेंट जो है इस मूवमेंट से छुटकारा मिले और हमें योजना जो है उसकी क्रियान्विति भी हम सफल तरीके से कर सकें। जैसे कि देखें कि भाजपा से जो कृषि के 3 कानून आए हैं, किसान इतने दिन से सड़कों पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं जनता में रोष है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो यहाँ कांग्रेस की सरकार है और 2 गुट बने हुए हैं कांग्रेस की सरकार में, पायलट गुट और गहलोत गुट, जो अपने ही सत्ता के नशे में चल रहे हैं। तो शायद वो राजस्थान को भूल चुके हैं। अपराध अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मैनेजमेंट कैसा है वो देख रहे हैं। इस बीच रालोपा कैसे उन लोगों को एक विकल्प के तौर पे देखेगी कि आने वाले 23 के चुनाव में आप उनको तैयार करें? देखिए रालोपा के पास जो सबसे बड़ा मंच जो है वह सोशल मीडिया का मंच है। आज थोड़ा जब सुबह का अखबार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का सा दुख भी होता है कि मीडिया के लोगों ने जिस तरह अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करके और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत पे उनका कब्जा करवाया। राजस्थान के अंदर अभी जो है लोगों की जो सोच है पूर्वाग्रह से ग्रसित है। 1-2 बार डिबेट के अंदर मुझे वरिष्ठ पत्रकारों ने से जब मेरी उनसे वार्तालाप हुई तो उन्होंने ये कहा कि राजस्थान के अंदर थर्ड फ्रंट नहीं आ सकता, और मैं
उन्होंने जैसा अपने शब्दों में कहा कि मैं पिछले 50 साल से जो है ये राजनीतिक विश्लेषण में करता आया हूँ। तो मैंने कहा आप एक बात बताइए कि आप 10 साल पहले जानते थे कि अरविंद केजरीवाल कौन है? एक आंदोलन हुआ और ऐसा अंग्रेजों ने भी थोड़ा सोचा था कि भारत से एक दिन भारत आज़ाद हो जाएगा, हमें वापस भागना पड़ेगा। तो जब जनता के अंदर कोई उबाल आता है तो निश्चित रूप से नई क्रांति पैदा होती है। और यहाँ प्रदेश का जो युवा और किसान जो है उसने रालोपा को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपनी पार्टी, अपना परिवार माना है। और उसी का नतीजा ये रहा कि 3 विधायक दिए। पिछली बार जब 2 महीने का ही हमें वक्त मिला था, जब पार्टी की घोषणा हुई और उसके 2 महीने बाद चुनाव थे, उसके बावजूद 9 लाख वोट मिले। और हमारे जो 57 प्रत्याशी थे उसमें 3 जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक चुने गए। उसके अलावा कई ऐसी सीटों में द्वितीय स्थान पर रहे और कई जगह 20,000 से लेकर 60,000 तक वोट हमारे जो उम्मीदवार थे उनको मिले। उसके बाद अभी जो पंचायती राज के चुनाव थे, पंच से लेके पंच, सरपंच, प्रधान और जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, सब में अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही। कई हमारे साथी इसके अंदर चुने गए, पंचायती राज को मजबूती भी कर रहे हैं। जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें अपनी बेबाक आवाज़ भी वो लोग उठाते हैं। और इस बार के जो नगरपालिका के जो चुनाव थे उसके अंदर कई लोगों ने कहा कि ये जो पार्टी है गांव की पार्टी है, उसके बावजूद हमारे कई जगह नगरपालिका में पार्षद भी जीते। और तो और मुंडवा जैसी जगह जो है वहाँ चेयरमैन भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बना, पूर्ण बहुमत के साथ बना। तो कहीं ना कहीं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मैं आपके माध्यम से मेरे जो मीडिया के बंधु हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप, ये सही बात है कई मीडिया कर्मी किसान की, नौजवान की चिंता भी करते हैं, तो आप वास्तव में चिंतित हो तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो एजेंडा है, उनके जो विचार है कि हमारे सुप्रीमो हमेशा सबसे पहले कहते हैं कि मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात करता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि व्यवस्था परिवर्तन आप कैसे करोगे, तो एक ही बात वो कहते हैं कि जब आम गांव का गरीब व्यक्ति, समाज के अंतिम छोर पर बैठा दलित, शोषित, पीड़ित कोई भी व्यक्ति यदि कोर्ट, कचहरी, थाने, तहसील के अंदर जाए तो उसको सम्मान मिले। और उसी का आप नतीजा देख रहे हो। अभी कल परसों ही गहलोत जी ने कई थानों का उद्घाटन किया, तब उन्होंने प्रमुखता से ये बात कही कि सब जगह थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनने चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे जो सुप्रीमो की जो सोच है उसको लेके दोनों पार्टियां भी डरी हुई है। आप टोल मुक्त की बात सबसे पहले हमारे सुप्रीमो लेके आए, बेरोजगारी भत्ते की बात हमारे सुप्रीमो लेके आए। तो कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियां जो वो डरी हुई है, वो ये सोच रही है कि हमारा जो वोट बैंक है वो तेज़ी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ जा रहा है और हम इसको कैसे बचा पाएँ। लेकिन मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि कल का जो जोधपुर का कार्यक्रम था, मारवाड़ का जोधपुर जो मुख्यमंत्री जी का खुद का गृह जिला भी है, उसके अंदर जिस हिसाब से एक अल्प सूचना के अंदर मतलब हजारों हजार किसान और नौजवानों ने इकट्ठे होकर जो आक्रोश रैली का कल आयोजन किया था, उससे निश्चित रूप से एक अच्छा जो हनुमान जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना देखा है, हम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान का जवान और किसान और 36 कौम के दलित, पीड़ित, शोषित जो लोग हैं वो हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। और आने वाले 2023 के अंदर जो हमारा मकसद है, एक किसान का बेटा जो मुख्यमंत्री बने, उन सपनों को हम जरूर पूरा करेंगे। बिल्कुल, आप उस मारवाड़ के अंदर आपकी हुखार देखने लायक थी, काफ़ी लोग आपके साथ थे और असंभव को संभव बना दे, यही हनुमान बेनीवाल का हमेशा लक्ष्य रहा है। वो इसी लड़ाई को लड़ते रहे हैं। अब आगे देखें कि आप उस प्रदर्शन के बाद आज राज्यपाल साहब से मिलके आए, वहाँ क्या वार्ता हुई, क्या बातचीत हुई वहाँ, क्या आपको देखिए, सुझाव दिए गए? आज हमारे सुप्रीमो और हमारे जो मेड़ता से जो विधायक हैं, उसके अलावा हमारे रामस्वरूप जी कसाना यूथ के जो अध्यक्ष हैं, हमारा 5 जनों का प्रतिनिधिमंडल आज महामहिम से मिलने गया था। और मांग यही थी कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी में जो सत्ता के इशारे पे ऐसे गिनोने जो काम कर रहे हैं, आप लोकतंत्र के अंदर किसी को चुनाव लड़ने से वंचित करना, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? ये तो राजतंत्र से भी बुरा हो गया, मतलब किसी की राजनीतिक हत्या करना। तो यही मांग की है कि आप चुनाव आयोग जो है राजस्थान का, उसको भी आप निर्देशित करें और आप सरकार को भी निर्देशित करें। और उसके अलावा जो बिगड़ी कानून व्यवस्था है, और भी कई चीज़ें थी जो हनुमान जी ने विस्तार से राज्यपाल महोदय से अपने विचार साझा किए। और हम प्रयास यही कर रहे हैं कि भाई पिपाड़ की जो घटना है उसको लेके गवर्नर साहब 1-2 दिन में क्या कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा भी यदि कहीं विधिक राय हम आजकल में लेके यदि हाईकोर्ट भी जाना पड़ा तो हम प्रयास ये करेंगे कि हमें न्याय मिले। और जिन लोगों ने एक अच्छा सोपन देकर पंचायती राज के अंदर जिन्होंने चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की, उनको भी न्याय मिले। क्या
आपको लगता है महामहिम से आज मिले थे, उनके आश्वासन से लगता है कि कोई कार्रवाई ऐसी होगी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार थे उनको न्याय मिल पाएगा आज के इस मीटिंग के दौरान? देखिए, आशा तो है ही, इसी आशा को लेके गए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आदमी जब जो सर्वोच्च पद पे बैठे लोग हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं, और कलराज जी जो हैं महामहिम वो संवेदनशील भी हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर न्याय मिलेगा। जो टोल मुक्त की बात आपने की थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक अहम मुद्दा है, हाल ही में एक टोल का प्रकरण जोधपुर के अंदर हुआ था, उसमें क्या मामला हुआ था, थोड़ा सा वो आप बता दें। देखिए, हमारा जो नागौर से जो जोधपुर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके अंदर दो टोल लगते हैं, एक खियूंसर विधानसभा के अंदर है और एक नेतड़ा भवा जो ओसियां विधानसभा के अंदर आता है। तो हमारा टोल तो लंबे समय से बंद है, और हमने ये कह भी रखा भाई 20 किलोमीटर की परिधि में है, जब आप जहाँ से आप पैसा कमा रहे हो उसके आसपास का विकास भी तो आपको करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है, बड़े बड़े उद्योग जो है, वो भी CSR के नाम से वो सामुदायिक जो कार्यक्रम होते हैं उनको चलाते ही हैं। तो वो बड़े शांति से उन्होंने पहले टोल चलाया, और उसके बाद जब किसान आंदोलन हुए तो पूर्णतः टोल बंद हो गया। नेतड़ा में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने टोल 15-20 दिन से बंद कर रखा था। अभी 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस के ही नेताओं के इशारे पे बहुत बड़ा पुलिस का बल भेज के और उस टोल को पुनः चालू करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और आसपास के जो ग्रामीण हैं जो उस टोल से परेशान हैं, उन लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किए, और उसके बाद बड़े स्तर की दखलंदाजी के बाद उस टोल को बंद कर दिया गया। मैं तो एक ही बात पूछता हूँ कि जब रोड टैक्स हम दे रहे हैं, आज जो 20 लाख की गाड़ी खरीद रहा है वो 2 लाख रुपए रोड टैक्स दे रहा है, तो जब रोड टैक्स दे रहा है उनसे ही तो आप रोड बना रहे हो, तो फिर टोल टैक्स किस बात का? कानून भी ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक सजा मिले। जब कानून के अंदर ये सब चीज़ें, तो 2 ही सजा का प्रावधान हिंदुस्तान का कानून तो नहीं देता। और उसके बाद भी यदि आप ये कहते हो हमने PPP मॉडल पे टोल बनाया, ये रोड बनाई, लेकिन आज रोडों के हालात क्या है आप देख लीजिए, बस से बदतर हो रही है। तो फिर जब आप जिस मापदंड को लेके और आप रोड बना रहे हो और टोल वसूली कर रहे हो और उस मापदंडों पर आप खरे नहीं उतर रहे हो, ये तो कोरोना आ गया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी अज्ञातवास में चले गए, आज भी घर के अंदर बैठे बैठे सारा सिस्टम संभाल रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई, ये राजस्थान के अंदर ये दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं, कहीं ना कहीं उसके लिए जो विधायिका के लोग हैं, हम लोग हैं, हम भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि कहीं ना कहीं विधायिका जो है लगातार कमज़ोर भी होती जा रही है, और उसका फ़ायदा ब्यूरोक्रेट्स उठा रहे हैं। अभी आप देख लीजिए कि विधायकों को रहने के लिए यहाँ मल्टी स्टोरी आवास बनाए जा रहे हैं, और आप कह रहे हो प्रोटोकॉल में विधायक जो चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, तो जब आप उस छोटे से गुसल खाने में विधायकों को रखोगे और एक SDO को आप 1000 गज का बंगला दे रहे हो, तो फिर प्रोटोकॉल कहाँ रहा आपका? ऐसी बातें जो है, इन सब बातों पे गौर सब लोग मिलकर करेंगे, तभी ये जो हमारे जो लोकतंत्र के बड़े स्तंभ जो है वो कहीं न बच पाएंगे। अभी जब 9 तारीख से विधानसभा शुरू होगी तो हम ये प्रयास भी करेंगे कि उचित मंच पे हम आवाज़ भी उठाएं, और हम इतना भरोसा आपके चैनल के माध्यम से किसानों और नौजवानों को देना चाहेंगे कि जब तक कतरा कतरा खून जो हमारे शरीर में रहेगा, तब तक उन लोगों के अधिकारों के लिए और उन लोगों के हकों के लिए हम सड़क पे लड़ते रहेंगे, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो जनसेवक है, वो हमेशा इन सब के हक और अधिकार के लिए लड़ता है, और पूरा भरोसा हम दिलाते हैं कि हम ईमानदारी से आप लोगों के हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ये थे नागौर खियूंसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल, जिन्होंने तमाम वो बातें बताई कि कैसे सत्ता के इशारे पर ये सारे काम हो रहे हैं और इनके खिलाफ उनका क्या प्रदर्शन है, आगे क्या रवैया रहने वाला है। तो बोल हिंदुस्तान की तरफ से भी जो पंचायती राज में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, बधाई हो कि जैसा भी आपका ये सफ़र रहा है यह अच्छा सफ़र बनता रहे लगातार, और तमाम रालोपिंस जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो काम करते रहें। साथ ही बोल हिंदुस्तान को आप इतने चुनावी व्यस्तता के कारण चलते समय जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।